India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिना स्टैंप लगे समझौतों से मध्यस्थता कानून लागू होगा, लेकिन इससे सबूत नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट 7 जजों की पीठ ने एनएन ग्लोबल फैसले को पलटा। एशियन रेसरेसिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा। सुरक्षित मुद्दा है क्या स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वचालित रूप से हटाया जा सकता है। 3 जजों की आदेश की वैधता पर आएगा फैसला। लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर महुआ मोइत्रा ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग सीजेआई ने लिस्टिंग पर गौर करने के लिए सहमति दी। सरोगेसी उद्योग को प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं, अरबों डॉलर का कारोबार बन जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। India Legal presents Courts Roundup. बिना स्टैंप लगे समझौतों में मध्यस्थता पर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि बिना स्टैंप लगे या कम स्टैंप लगे समझौतों में मध्यस्थता खंड लागू तो होगा, लेकिन इसे सबूत नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि हालांकि बिना मोहर लगे मध्यस्थता समझौते अस्वीकार हैं, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वे बिना मोहर लगे हैं उन्हें शुरू से ही शून्य नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि स्टैंप की कमी एक उपचार योग्य दोष है। 7 जजों की बेंच ने 5 जजों की बेंच का एनएन ग्लोबल फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि बिना स्टैंप लगे या अपर्याप्त स्टैंप लगे समझौतों में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है। स्टैंप की अपर्याप्तता समझौते को शून्य या अपरिवर्तनीय नहीं बनाती, बल्कि इसे साक्ष्य में अस्वीकार बनाती है। हालांकि भारतीय स्टैंप अधिनियम के अनुसार ये एक उपचार योग्य दोष है। कोर्ट ने मेसर्स एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम MS इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड या अन्य में इस साल अप्रैल में 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इसने 3-2 के बहुमत से माना था कि बिना स्टैंप लगे मध्यस्थता समझौते लागू करने योग्य नहीं है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के तहत मध्यस्थता समझौते के मामले में फैसला सुनाया। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने फैसले के निष्कर्ष पढ़े। ए, जिन समझौतों पर स्टैंप नहीं लगी है या अपर्याप्त रूप से स्टैंप लगी है, वे प्रारंभ से ही शून्य या अपरिवर्तनीय नहीं है, वे साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य हैं। बी, गैर स्टैंपिंग या अपर्याप्त स्टैंपिंग एक उपचार योग्य दोष है। सी, स्टैंपिंग के संबंध में कोई आपत्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत निर्धारण के लिए नहीं आती, तो संबंधित अदालत को ये जांच करनी चाहिए कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। डी, समझौते पर स्टैंप लगाने के संबंध में कोई भी आपत्ति मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के दायरे में आती है। ई, एनएन ग्लोबल 2 और SMMT स्टेटस के फैसले को खारिज कर दिया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में बताया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का एक उद्देश्य मध्यस्थता समझौतों में अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना है।
धारा 8 और 11 के तहत स्टैंपिंग के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को बाध्य करना कानून के उद्देश्य को विफल कर देगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने एक सहमति वाली राय लिखी जिसमें कहा गया कि बिना स्टैंप लगे समझौते शुरू से ही शून्य नहीं माने जाते। 7 न्यायाधीशों की पीठ का मामला भास्कर राजू एंड ब्रदर्स और अन्य बनाम धर्म रत्नाकर, राय बहादुर, आरकोट, नारायण स्वामी, मुदलियार, छत्रम और अन्य चैरिटीज और अन्य में अपने 2020 के फैसले के खिलाफ दायर एक क्यूरेटिव याचिका से उत्पन्न हुआ। क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एनएन ग्लोबल की सत्यता पर फिर से विचार करने के लिए इस साल सितंबर में मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या दीवानी और आपराधिक मामलों में अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश केवल 6 महीने के लिए लागू होने चाहिए, जब तक कि विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अभय एस ओका, जेबी पार्दीवाला, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की पीठ ने 2 घंटे तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष रूप से उपस्थित किसी भी वकील ने स्थगन आदेश के स्वतः निरस्त होने का समर्थन नहीं किया। ये सवाल तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में अपना फैसला संविधान पीठ को भेजा। 2018 के फैसले में शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया था कि आपराधिक और साथ ही नागरिक कार्रवाई में सभी स्थगन आदेश केवल 6 महीने के लिए वैध होंगे, जब तक कि विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में इस निष्कर्ष पर आपत्ति व्यक्त की थी। हालांकि उसने स्थगन आदेश को लंबे समय तक बढ़ाने की कमियों को भी स्वीकार किया था। इसके बाद पीठ ने अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणि या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मामले में सहायता करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 2018 का फैसला इसीलिए अच्छा क्योंकि कुछ उच्च न्यायालय स्थगन आदेश जारी करेंगे जो दशकों तक टिके रहेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े उच्च न्यायालयों में एक गंभीर समस्या है। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मोइत्रा के साथ ही महुआ मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया है और इसे गुरुवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी को ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा कि लिस्टिंग पर गौर करने के लिए सहमति व्यक्त की। सीजेआई ने कहा कि मामला दर्ज नहीं किया गया होगा। अगर कोई ईमेल भेजा गया है तो मैं इसे तुरंत देखूंगा, कृपया इसे भेजें, मैं तुरंत देखूंगा। इससे पहले दिन में सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस संजय किशन कौल के समक्ष मामले का उल्लेख किया क्योंकि सीजेआई तब संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि जस्टिस कौल ने अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया और सिंघवी को सीजेआई से संपर्क करने के लिए कहा। सीबीआई की सुनवाई, आपको बता दें कि सीबी की सुनवाई खत्म होने के बाद मामले का उल्लेख सीजेआई के समक्ष किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या NALSA यानी कि नालसा को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम या MV एक्ट और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन के लिए सुझावों के साथ ही योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया है जो संशोधित MV एक्ट और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है। दिसंबर 2022 में न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से संबंध रखते हुए कई निर्देश पारित
पारित किए थे। इसके बाद कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2 मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने और नहीं करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की खिंचाई की। कोर्ट ने राज्यों की सुस्त रवैये के लिए आलोचना की। न्यायालय ने तब राज्य के रिपोर्ट अधिनियम और नियमों के प्रावधानों, प्रासंगिक निर्णयों को संकलित करने और सुझाव देने के लिए सीनियर एडवोकेट JR मिधा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और एमिकस क्यूरी की सहायता के लिए एडवोकेट समरिका बिस्वाल और सुमित चंदर को नियुक्त किया गया। जब मामला 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने एमिकस क्यूरी JR मिधा वकील से सुझाव लिए। नालसा के सचिव को एमिकस क्यूरी, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, केंद्र सरकार के अधिकारियों GIC, IRDA और राज्य अधिकारियों के साथ ही परामर्श के बाद इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमिकस क्यूरी द्वारा किए गए श्रम के लिए अदालत के रजिस्ट्रार के पास पैसा जमा करने का निर्देश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया। कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने चिकमंगलुरु में एक युवा वकील पर कथित तौर पर यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को मामले का निपटारा करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश PV वर्ला, साथ ही साथ बता दें आपको PV वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण S दीक्षित की पीठ ने ये देखते हुए मामले को बंद कर दिया कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और मामले में अपराध जांच विभाग की जांच प्रारंभिक चरण में है। विशेष रूप से अदालत ने आज CID जांच के लिए एक समय सीमा तय करने या दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किए गए अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने रेड्डी द्वारा उठाई गई चिंताओं को दर्ज किया है, लेकिन उनके सुझावों को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक जांच एक स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें आमतौर पर अदालतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा था कि जांच में किसी भी तरह की चूक को तब तक दूर किया जा सकता है जब मामला सुनवाई के चरण में हो। अदालत के समक्ष मामला एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु के एक पत्र के बाद शुरू किया गया था, जिसमें चिकमंगलुरु में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक वकील NT प्रीतम पर हमले पर प्रकाश डाला गया था। बताया भी जाता है कि वकील को पुलिस ने कथित तौर पर हेलमेट नहीं पहनने के कारण उठाया और उसकी पिटाई की। 30 नवंबर की घटना के बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इस घटना के मद्देनजर अदालत ने पहले कर्नाटक सरकार से सवाल किया था कि क्या वह वकीलों के संरक्षण विधेयक को लागू करने के बारे में गंभीर है। 5 दिसंबर को अदालत ने चिकमंगलुरु में वकीलों और पुलिस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत में सरोगेसी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और अगर इसकी अनुमति दी गई तो ये अरबों डॉलर का उद्योग बन जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा है कि सरोगेसी कानून में बदलाव अदालतों के कहने पर किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्देश पारित किए थे। न्यायालय ने 14 मार्च 2023 की अधिसूचना को चुनौती देने वाले एक जोड़े द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में संशोधन किया गया था। अधिसूचना ने सरोगेसी नियम 2022 के नियम 7 के तहत फॉर्म 2 में संशोधन करके दाता सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया। याचिकाकर्ता दंपति का मामला था कि वह भारत के स्थायी निवासी हैं और पत्नी का डिम ग्रंथि रिजर्व कमजोर है, इसलिए जोड़े ने अंडाणु दान के साथ ही सरोगेसी का अनुरोध किया और जिसमें भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाना था। भ्रूण डोनर और पति के शुक्राणु से बनाया जाना था। अदालत को बताया गया कि दंपति को दिसंबर 2022 में डोनर OOCT के साथ सरोगेसी के लिए मेडिकल इंडिकेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह बांझपन के उन्नत उपचार के रूप में सरोगेसी प्रक्रिया
से गुजर सकते हैं। लेकिन 14 मार्च 2023 को सरोगेसी नियमों के संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें डोनर सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पीठ ने मामले पर विचार किया और कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को करेगी, जब इसी तरह की याचिकाएं भी सूचीबद्ध होंगी। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉस्को अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में जांच अधिकारी को पीड़ित की उम्र का पता लगाना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए केवल चिकित्सीय राय और स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर रहना विश्वसनीय तरीका नहीं है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस नानी टैगिया की खंडपीठ ने कहा है कि जैसा भी हो, पीड़िता की उम्र को लेकर इस तरह के भ्रम के साथ जांच अधिकारी का कर्तव्य था कि वह उस स्कूल से उसकी उम्र के बारे में पूछताछ करे जहां वह पढ़ती थी। मामले के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की उम्र का पता लगाने के संबंध में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिससे ये पुष्टि हो सके कि जब उसने अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए थे तब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। पीठ ने फैसला तब सुनाया जब अदालत ने एक युवक को बरी कर दिया, जिससे पॉक्सो अधिनियम के तहत एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। जिस समय अपेक्षित बता दें आपको कि जिस समय आक्षेपित निर्णय लिया गया या सुनाया गया, अपीलकर्ता जिसकी उम्र 20 से 21 वर्ष आंकी गई थी, कथित तौर पर पीड़िता को पहला फुसलाकर कानपुर ले गया था, जहां पर वह लगभग 2 महीने तक उसकी विवाहित पत्नी के रूप में रही थी। पीड़िता की मेडिकल जांच में उसकी उम्र 15 से 16 साल के बीच निकली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़िता के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि उसके मन में अपीलकर्ता के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। विशेष रूप से वह अपीलकर्ता के साथ अपने यौन संबंधों का खुलासा करने में अनिच्छुक थी। बेंच ने पाया कि पीड़िता के अपहरण के दावे में सहायक साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार अदालत ने अपील स्वीकार कर ली है और आरोपी को बरी कर दिया। वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में आईपीसी के नए संस्करण में पेश किए गए विधेयक में आतंकवादी कृत्य के अपराध की व्यापक परिभाषा थी। अब जो भी भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालता है उसे आतंकी घोषित किया जा सकता है। इसमें नकली करेंसी चलाना, करेंसी में की तस्करी जैसे काम से सुरक्षा डालना शामिल है। आपको बता दें कि इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, आप भी सुनिए। भारतीय न्याय संहिता के बारे में अब तो आपको पता चल ही गया होगा। इस पीनल कोड के नए वर्जन को लोकसभा में ट्यूसडे को इंट्रोड्यूस करा गया। इस बिल में टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है। इस बिल के प्रपोज क्लॉज 113 उन एक्ट्स को भी कवर करता है जो इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं, जैसे काउंटरफिट करेंसी प्रोडक्शन और स्मगलिंग। इसकी वजह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी डैमेज होती है। ये नई डेफिनेशन ब्रॉडली कवर करता है एक्ट्स को जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेनिटी और सिक्योरिटी को खतरे में डालते हैं बाय यूजिंग एक्सप्लोजिव्स, फायरआर्म्स और हजार्डस सब्सटेंसेस। इस डेफिनेशन में डेथ या इंजरी ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज अलोंग विद अबडक्शंस व्हिच एम टू कर्स गवर्नमेंट एक्शंस, इस सब को भी टेररिस्ट एक्ट्स की डेफिनेशन में लाता है। अगर यह बिल पास होता है तो सिवियर पेनल्टीज जैसे कि डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट लगाई जाएंगी उन पर जो इन एक्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, और जो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंस्पायर करें, अबेट करें या फैसिलिटेट करें उन्हें मिनिमम 5 साल की इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.